वहीं जब वो बच्ची आइसक्रीम खा रही थी कि तभी उस बच्ची के ताए और ताया आ जाते हैं, जो कब से उसे ढूंढ रहे थे। ताए उस बच्ची की तरफ देखते हुए बेहद गुस्से से, ये देखिए, ये यहाँ बैठी मजे से आइसक्रीम खा रही है और हम वहाँ इतनी देर से इसकी तलाश कर रहे थे। फिर आइसक्रीम उसके हाथ से छीनते हुए, क्यूरी, ये कहाँ से मिली तुझे आइसक्रीम? हमने नहीं दिया तो खुद लेने चली आई। बोल, पैसे कहाँ से मिले? तूने चुराए थे? हाँ बोल। बोलते हुए वो औरत हाथ उठाने को होती है कि तभी नंदनी उसका हाथ पकड़ते हुए, सोचना भी मत समझ गई, वरना अभी पुलिस स्टेशन फोन घुमाऊंगी तो तुम और तुम्हारा ये पति दोनों ही जेल में चक्की पीसते नजर आओगे। समझ गई? अब बच्ची को आइसक्रीम वापस करो, नंदनी गुस्से से बोलती है। लेकिन वो औरत नंदनी को बस घूरती रह जाती है। नंदनी फिर गुस्से से, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? बच्ची को उसकी आइसक्रीम वापस करो या हम करें पुलिस स्टेशन में फोन। नंदनी अपना फोन ऊपर करके दिखाती है, जिसे देख उस औरत का पति उसके हाथ से आइसक्रीम छीनते हुए, ए देना, मुंह क्या देख रही हो उसका, कहते हुए उसका पति उसके हाथ से आइसक्रीम छीनकर बच्ची को पकड़ा देता है। वो बच्ची खुशी से आइसक्रीम खाने लग जाती है कि तभी वहां ऋषि भागते हुए आकर नंदनी से लिपट जाता है। ऋषि नंदनी के गले लगे हुए, मम्मा मुझे भी आइसक्रीम खानी है। तो नंदनी उसे मना करते हुए, नहीं ऋषि, अभी तुमने बहुत सारी आइसक्रीम खाई है, अब खाओगे तो बीमार हो जाओगे, तो स्कूल का भी नुकसान होगा, इसलिए नो आइसक्रीम, ओके। तो ऋषि का चेहरा लटक जाता है, जिसे देख नंदनी मुस्कुराते हुए उसके गाल पर किस कर लेती है, जिससे वो वापस नंदनी के गले लग जाता है। वहीं उस बच्ची के ताए और ताया गुस्से से नंदनी और उस बच्ची को देख रहे थे, जो आराम से आइसक्रीम खा रही थी, जो उस बच्ची की ताई से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से से दंदनाते हुए उस बच्ची पर वापस से हाथ उठाने को होती है कि तभी नंदनी वापस से उसका हाथ पकड़कर उस औरत के गाल पर एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ मार देती है, जिसकी आवाज उस पूरे आइसक्रीम पार्लर में गूंज गई थी। अब सबकी नज़र उन पर ही टिक गई थी। ये देख उस औरत के पति को भी सांप सूंघ जाता है। फिर नंदनी गुस्से से उस औरत की तरफ उंगली करते हुए, कहा था ना, हिम्मत भी मत करना, लेकिन तुम नहीं मानी ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ, कहते हुए नंदनी पुलिस स्टेशन में फोन लगाने को होती है कि तभी अम्ब्रोज आगे आकर, रहने दो नंदनी, मैंने फोन कर दिया है, बस पुलिस आती ही होगी। कि तभी वहां पुलिस के सायरन की आवाज गूंज जाती है। तभी इंस्पेक्टर अंदर आते हुए, हमें यहाँ से फोन आया था। तभी अम्ब्रोज आगे आते हुए, जी मैंने ही किया था। तो वो पुलिस वाला उसकी तरफ देखते हुए, जी बताए। ये सुनकर वो दोनों पति पत्नी डर जाते हैं। पति तो गुस्से से अपनी पत्नी को घूरता भी है। फिर नंदनी आगे आकर, हम बताते हैं आपको इंस्पेक्टर, और फिर नंदनी इंस्पेक्टर को उन दोनों पति पत्नी के बारे में सब कुछ बता देती है, और ये भी कि ये दोनों एक छोटी सी बच्ची के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। ये सुन वो इंस्पेक्टर उन दोनों को गुस्से से घूरता है और फिर कांस्टेबल को देखकर उन दोनों हथकड़ी लगाने को कहता है। ये देख वो औरत बेहद गुस्से से, ये तूने अच्छा नहीं किया, तू नहीं जानती कि तूने हमारी कंप्लेंट करके कितनी बड़ी गलती कर दी। हम लौटेंगे और जरूर लौटेंगे, और तुझसे और इस तेरे आशिक को हम अच्छा सबक सिखाएंगे, इंतजार करना तुम दोनों, वो औरत गुस्से से बोलती है। तो इंस्पेक्टर उसकी तरफ देखते हुए, हाँ हाँ जरूर सबक सिखाना, फिलहाल अभी के लिए तुम दोनों हमारे साथ चलो। और फिर अम्ब्रोज और नंदनी की तरफ देखकर, और आप दोनों भी पुलिस स्टेशन आए इनके खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए। तो अम्ब्रोज हाँ में सिर हिलाते हुए, जी इंस्पेक्टर हम आते हैं। फिर नंदनी और अम्ब्रोज रितेश और कामिनी के पास जाकर, तुम दोनों ऋषि के साथ घर जाओ, हम पुलिस स्टेशन से आते हैं, कहकर वो दोनों भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। उधर हॉस्पिटल में बेड पर बैठा विक्रम अपने फोन में रश्मि की तस्वीर देख रहा था। रश्मि, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत लगती हो जितनी कि पहले लगती थी, और तुम्हारी मांग में चमकता सिंदूर, वो तो तुम्हारी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। विक्रम उस दिन अपने सामने कार में बैठी रश्मि को देख लेता है, और फिर उसकी मांग में चमकता सिंदूर को देखकर ही उसे गहरा धक्का लगता है, जिससे उसकी हालत थोड़ी बिगड़ गई थी। और फिर गजराज मित्तल अजीत के साथ उसे लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। विक्रम उस बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं थी, बस गुस्सा था जो उसे इस वक्त रश्मि के ऊपर आ रहा था, क्योंकि उसकी मांग में चमकता सिंदूर किसी और के नाम का था। विक्रम गुस्से से रश्मि की तस्वीर की ओर देखते हुए, क्यों किया रश्मि तुमने ऐसा? बोलो रश्मि क्यों? जानता हूँ उस दिन मुझसे गलती हो गई थी, मुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए था,
बल्कि मुझे तो उनके ही आंखों के सामने तुम पर अपने प्यार की मुहर लगाने के बाद मारना चाहिए था। बोलते हुए विक्रम जोर जोर से हंसने लगता है। मगर कोई बात नहीं रश्मि, जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। मैं आ रहा हूँ रश्मि, तुम्हें अपने बनाने के लिए मैं लौट रहा हूँ। इंतजार करना मेरा। रश्मि कहते हैं विक्रम रश्मि की तस्वीर को अपने होठों से छू लेता है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि जो कमरे में बिस्तर पर सो रही थी, एकाएक वो चिल्लाकर बिस्तर पर से उठ बैठती है। तब वो अपने आसपास देखती है तो वो इस वक्त अपने कमरे में थी। रुद्राक्ष इस वक्त कमरे में नहीं था, इसलिए रुद्राक्ष को अभी इस बारे में नहीं पता चला था। रश्मि का पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसका गला भी काफी शुष्क हो चला था। रश्मि अपने चेहरे और गले पर हाथ फेरती है और पसीना साफ करती है, लेकिन फिर प्यास की वजह से वो अगले बगल देखती है तो वहां पानी की कोई भी बोतल नहीं थी। ये देखकर वो किसी तरह से बेड से उतरती है, लेकिन कमजोरी के चलते उसे चक्कर आने लगते हैं और फिर वो वहीं नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ नंदनी और अम्ब्रोज पुलिस स्टेशन में थे। बच्चों को इस वक्त बाल आश्रम में भिजवा दिया गया था ताकि उनकी अच्छे से केयर हो सके। अम्ब्रोज और नंदनी फॉर्मेलिटी पूरी कर निकलने को थे कि तभी वो औरत नंदनी की तरफ देखकर गुस्से से देखते हुए, बहुत बड़ी गलती कर दी तूने लड़की, बहुत बड़ी। शायद तुझे पता नहीं है कि तुमने किन पर हाथ डाला है। हम पर बहुत बड़ी पार्टी का हाथ है। हम एक फोन घुमाएंगे ना तो तू क्या, तेरा ये आशिक इस दुनिया से ऐसे गायब हो जाएगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा तुम दोनों के बारे में। इसलिए अभी भी वक्त है लड़की, अपनी कंप्लेंट वापस ले ले और हमें शांति से जाने दे। वो औरत बोलती है जिसे नंदनी अपने दोनों हाथ बांधे बड़े आराम से सुन रही थी। उस औरत के बोलते ही नंदनी तीखा मुस्कुराते हुए बोल दिया, तुमने, अब तुम हमारी बात सुनो। हम ना किसी के बाप से भी डरते नहीं हैं, तो तुम्हारे ऊपर जिस भी पार्टी का हाथ है ना, उस पार्टी से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर हमने तुम्हें ये बता दिया कि तुम जिसे मामूली सी लड़की समझ रही हो असल में वो क्या चीज़ है, तो यही खड़े खड़े तुम्हारे और तुम्हारे इस पति के तोते उड़ जाएंगे। नंदनी ने कहा तो वो औरत और उसका पति उसे हैरानी से देखने लगे। तो उसका पति आगे आते हुए, क्यों, कौन हो तुम? वो आदमी पूछता है, जिसे सुन नंदनी और अम्ब्रोज मुस्कुराने लग जाते हैं कि तभी नंदनी एकदम सीरियस मोड में आते हुए, क्या तुमने पूरे एशिया के किंग रुद्राक्ष अहलुवालिया का नाम सुना है? सेमीकोलन विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। रुद्राक्ष अहलुवालिया का नाम सुन वहां मौजूद सभी के कान खड़े हो जाते हैं, खास तौर पर उस औरत और उसके पति के। उस औरत का पति अपनी कपकपाती आवाज में रुद्राक्ष अहलुवालिया, वो आदमी बोलता है तो नंदनी और अम्ब्रोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फिर नंदनी आगे आकर, जी, और हम हैं नंदनी अहलुवालिया, रुद्राक्ष अहलुवालिया की बहन। जैसे ही नंदनी अपना परिचय देती है, वहां पुलिस स्टेशन में मौजूद हर शख्स अपने स्थान से खड़ा हो जाता है। उस औरत और उसके पति को तारे ही नजर आ जाते हैं। वो कहाँ नंदनी को एक मामूली सी लड़की समझ रहे थे और कहाँ वो रुद्राक्ष अहलुवालिया की बहन निकली कि तभी वो इंस्पेक्टर वहां आते हुए, मैडम आपने बताया नहीं कि आप किन की बहन हैं। ए मुरादी, मैडम के लिए कुछ ठंडा वंडा लाओ रे। वो इंस्पेक्टर भी खीस निपोरता हुआ बोलता है। नंदनी और अम्ब्रोज ये देखकर ही मुस्कुरा देते हैं, मगर नंदनी उन्हें मना करते हुए, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये दोनों बाहर नहीं आने चाहिए। नंदनी बोलती है तो वो इंस्पेक्टर तुरंत ही अपने कांस्टेबल को उन दोनों को गिरफ्तार करने का इशारा करता है और फिर नंदनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए, मैडम आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, अब ये दोनों को मैं आसानी से निकलने नहीं दूंगा, मगर मैडम मेरा एक छोटा सा काम था, अगर वो हो जाता तो। नंदनी और अम्ब्रोज एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो वो इंस्पेक्टर आगे बोलता है, मैडम वो अगर किंग एक बार यहाँ आ जाते तो। वो इंस्पेक्टर धीरे धीरे बोलता जा रहा था तो अम्ब्रोज और नंदनी पलटकर मुस्कुराते हुए निकल जाते हैं। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है अभी कर लीजिए ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।